चलिए ध्यान दीजिए, पिछले दिन हम लोग पढ़े थे क्या, सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आज हम लोगों को वही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक ना। तो निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ आइडियल सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड using Ampere circuital law, using Ampere circuital law। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ लगा करके आज आइडियल सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो आइडियल सोलेनोइड का मतलब इसमें कुछ आपको एज्यूम करना पड़ेगा। लास्ट दिन आप क्या पढ़े थे, आप पढ़े थे क्या, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये होता है। मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। जितना अधिक नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही अधिक होगा, और करंट जितनी अधिक फ्लो करेगी सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड उतना ही अधिक होगा। इसमें मैं आपको पिछले दिन बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड म्यू नॉट एन आई होता है, आउटसाइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, और अंदर में हम लोग मान के चलते हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। तो भाई आइडियल सोलेनोइड के लिए जब भी हम लोग बात करेंगे तो कुछ बातें होंगी ऐसे कि इसमें एज्यूम करना है आपको, एज्यूम एन इनफाइनाइट, एज्यूम एन इनफाइनाइट सोलेनोइड। इनफाइनाइट सोलेनोइड को आपको कंसीडर करना है। इनफाइनाइट होने का मतलब ये होता है कि सोलेनोइड के लेंथ के रिस्पेक्ट में इसका रेडियस क्या हो, बहुत छोटा हो। दूसरा बात आपको ये एज्यूम करना है क्या कि इनसाइड एन आइडियल सोलेनोइड, किसी भी आइडियल सोलेनोइड के अंदर में जो है, इनसाइड एन आइडियल सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अंदर में कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये मैं पिछले दिन आपको दिखाया था। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन। उसे किस चीज से दिखाया जाता है, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। इसको किस चीज से दिखाना है, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से दिखाना है। और तीसरी बात ये कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो है, आउटसाइड द सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आउटसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। आउटसाइड द सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होना है, जीरो होना है। बात समझ में आ रहा है। अपने पास गिवन रहेगा क्या, आपके पास गिवन रहेगा क्या कि given that the number of turns per unit length is small n, कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसी आइडियल सोलेनोइड का आपको कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। आपको मान के क्या चलना है कि एक इनफाइनाइट सोलेनोइड है। इनफाइनाइट सोलेनोइड किसको बोलेंगे, जिसका रेडियस उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या हो, बहुत छोटा हो। अंदर में जो है सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से दिखाएंगे। आउटसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होना है वो कितना होना है, और आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो है कितना, n। तो देखिए कि एक सोलेनोइड अगर हम लोग एज्यूम करें, तो एक सोलेनोइड अगर हम लोग एज्यूम करें, इनफाइनाइट सोलेनोइड मान लीजिए, तो इनफाइनाइट सोलेनोइड अगर हम लोग एक बनाए तो ये सोलेनोइड कुछ इस तरह का बनेगा। ये एक मान लेते हैं क्या कि एक इनफाइनाइट लेंथ का ये एक सोलेनोइड है, जिसमें इधर से करंट अगर हम लोग आई डालेंगे तो ये पूरा करंट घूम करके इधर से वापस आई आ जाएगा। इस सोलेनोइड के बाहर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे हम लोग किससे दिखाएंगे, जिसे हम लोग दिखाएंगे
इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस है, जिसे हम लोग किस चीज से दिखाएंगे, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस। मतलब इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इक्वी डिस्टेंट है और पैरेलल लाइंस के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। ये इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सेंस क्या होता है कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी है। बात समझ में आ रही है। अब देखो कि इसी के कारण हम लोगों को क्या करना है, इसी के कारण हम लोगों को निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना। तो अपने पास दिया हुआ है दो चीज, एक क्या दिया हुआ है, तो मान लेना है तुमको कि लेट द करंट I is flowing through solenoid. Let the current I is flowing through solenoid. Let the current I is flowing through solenoid. ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें दिया हुआ है एक चीज और कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि एक लेंथ में जो है तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो कितना होगा, n होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाना है। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाने के लिए भाई सबसे पहला काम जो होता है, वो सबसे पहला काम क्या होता है, एम्पियर्स लूप का सिलेक्शन करना। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, एम्पियर्स लूप का सिलेक्शन करना। एम्पियर्स लूप आप सिलेक्शन करिए एक रेक्टेंगल, एम्पियर्स लूप आप सिलेक्शन करिए कैसा, एक रेक्टेंगल। ये है आपका एक रेक्टेंगुलर एम्पियर्स सर्किटल लूप। बात समझ में आ रहा है। इसका नाम हम लोग रखेंगे क्या, ये जो चीज है, ये जो चीज है ये क्या है आपका एम्पियर्स लूप है। और इस एम्पियर्स लूप का हम लोग कोई सा भी डायरेक्शन मान लेते हैं कि एम्पियर्स लूप ऐसे डायरेक्शन में है, क्लोज लूप है जिसका डायरेक्शन ये है। इस एम्पियर्स लूप का आप क्या करें कि नाम भी कुछ ना कुछ मान लें ए बी सी और डी। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि इस रेक्टेंगल का हम लोग लेंथ मान लें एल, ब्रेथ भी इसका मान लो एल ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना लेंथ है, एल है। एस को आईडी है मान लो, बी भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पता चल जाएगा तुम। अब देखो कि जब हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाएंगे, जब हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ हम लोग जानते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ से हम लोग ये बात जानते हैं कि ये कहता है क्या भैया कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो होता है वो किसके बराबर में होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर। बात समझ में आ रही है, कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर में। जरा सा ध्यान देखो कि ये क्लोज लूप के लिए वैलिड है। अपने पास जो क्लोज लूप बन रहा है वो बन रहा है ए बी सी डी ए। कैसा लूप बन रहा है, ये बन रहा है ए बी सी डी ए लूप के लिए हम लोग बात कर। अब इस पूरे लूप को हम चार पार्ट में तोड़ सकते हैं, ए से बी से सी से डी से ए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म है, लूप का डायरेक्शन हर जगह बदल रहा है। तो देखो कि इसको हम चार पार्ट में तोड़ सकते हैं। कैसे चार पार्ट में तोड़ सकते हैं, तो पहला पार्ट में हम क्या करें कि इसको इंटीग्रेशन करें ए से बी तक में बी डॉट डीएल का, प्लस इंटीग्रेशन हम करें बी से सी तक में किसका, बी डॉट डीएल का, प्लस हम इंटीग्रेशन करें सी से डी तक में किसका, बी डॉट डीएल का, और प्लस हम इंटीग्रेशन करें डी से फिर ए तक में किसका, बी डॉट डीएल का। और ये जो है तो बी डॉट डीएल को हम लोग ऐसा लिखे हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल जो था आपका ए बी सी डी ए, इसको हम ऐसे चार पार्ट में तोड़ दिए। अब इस चारों पार्ट में तोड़े तो देखिए अब कैसे एम्पियर सर्किटल लॉ लगेगा। देखो यार ये पूरा लूप था, चार साइड में बटा हुआ था, एक साइड के लिए हम एक बार में इंटीग्रेट करेंगे, तो चारों साइड को बारी बारी से कर देंगे तो पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आया। तो हम क्या किए, इसको बस अलग अलग कर लिए। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम करें पहले वाले को सॉल्व, इंटीग्रेशन ए टू बी वाले का, ए बी के लिए, तो बी डॉट डीएल लिखोगे तो बी डीएल कॉस थीटा लिखोगे, ए बी के लिए बात कर।
तो ध्यान देना कि मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ और डीएल है किधर, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए इस लूप का कुछ पोर्शन बाहर में है जहां मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, और कुछ पोर्शन अंदर में है जो भी परपेंडिकुलर है। तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, उसके कारण कोई इंटीग्रेशन 0 ही आएगा, और नीचे वाला भी परपेंडिकुलर है, तो जैसे ही लिखेंगे बी डी एल कॉस 90 डिग्री, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री कितना होता 0 होता। दूसरा चीज आप देखिए कि अगर हम इंटीग्रेशन बी से लेकर के सी तक और बी डॉट डीएल का बात करें, बी से लेकर के सी तक बी डॉट डीएल का बात करें, तो ये कितना होगा, देखिए बी से सी तक आइए, तो बी से सी तक में आप देखिएगा कि बी से सी तक में मैग्नेटिक फील्ड भी बी ऐसे है, और आप डीएल भी देखिए बी से सी तक में ऐसे है, और ये जो है दोनों के बीच का एंगल कितना बना रहा है थीटा 0 डिग्री। सारा का सारा लूप जो है बी से सी तक वो सोलेनॉइड के अंदर है, और सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको कितना लिख पाओगे, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, बी कांस्टेंट है, मतलब इसी को जो तुम लिखोगे वो लिखोगे कितना, बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना डीएल। बात समझ में आ गया, मतलब बी बी सी का वैल्यू बी इंटीग्रेशन डीएल आया। अब देखो आगे कि बी सी डी का वैल्यू निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ बी सी डी का। आप देखिए कि जब इंटीग्रेशन ऑफ बी सी बी डॉट डीएल करिएगा, ए बी बी सी तो निकाल लिया, ए बी और बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकालना है ना। तो जब सी डी निकालना है तो ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन जैसे ही हम लोग सी डी करेंगे और बी डॉट डीएल करेंगे, तो इसको लिखेंगे कितना, इंटीग्रेशन सी से डी तक बी डी एल कॉस। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जा रहे हैं सी से डी तक, सी से डी तक में डीएल गया है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड गया है थीटा कितना 90 डिग्री, डीएल गया है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, थीटा कितना 90 डिग्री। तो आधा ही है लूप के अंदर में जो 90 डिग्री पर है, अब बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 ही है, उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। तो थीटा 90 डिग्री हो गया भाई, तो थीटा जब 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब सीधे सीधे इसका वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, कॉस 0 डिग्री 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी कहानी 0। अब बच गया क्या, इंटीग्रेशन डी से ए तक कितना बी डॉट डीएल। ध्यान देना कितना लिखोगे, बी डी एल कॉस। ध्यान दीजिएगा यहां पर डी से ए तक में डीएल है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, लेकिन बाहर में तो बी का ही वैल्यू 0 है, बाहर में बी का ही वैल्यू क्या है 0, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है। तो बी डी एल कॉस थीटा लिखेंगे, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, कारण ये है कि बी इक्वल टू ही कितना है, तो बी इक्वल टू ही 0 हो जाएगा, तो ये पूरी कहानी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब जो अपनी इक्वेशन है, अब जो अपनी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम 4 पार्ट में तोड़े थे, इंटीग्रेशन ए से बी तक बी डॉट डीएल प्लस इंटीग्रेशन बी से सी तक बी डॉट डीएल प्लस इंटीग्रेशन डी से प्लस इंटीग्रेशन सी से डी तक बी डॉट डीएल और प्लस इंटीग्रेशन डी से ए तक कितना बी डॉट डीएल, और ये सारा मेरा बराबर आएगा किसके, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड के। बात समझ में आ रहा है। देखो ए से बी तक में वैल्यू कितना आया है 0, बी से सी तक में बी इंटीग्रेशन डीएल, तो इसको लिखेंगे कितना 0 प्लस बी इंटीग्रेशन डीएल प्लस सी से डी तक में कितना आया और प्लस डी से ए तक में भी कितना आया, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए कि इस सारे को जब सॉल्व किए तो आ गया कितना, बी टाइम्स इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। अब देखो कि इंटीग्रेशन डीएल को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा यहां से यहां तक का लेंथ आ जाएगा जो कि एल है ना, लेकिन आई इनसाइड हमारे लिए निकालना है। तो आई इनसाइड कैसे निकालेंगे, ये देखिए ध्यान, आई इनसाइड कैसे निकालना है ये आप देखिए ध्यान, कि हमको पता है कि यूनिट लेंथ में कितने टर्म्स पास कर रहे हैं, एन लेंथ। तो ध्यान से देखना कि अब हमको आई इनसाइड निकालना है, तो वन लेंथ में कितने टर्म्स हैं
n टर्न्स है ना। एक लेंथ में कितना टर्न, n टर्न्स, तो l लेंथ में कितना टर्न्स हो जाएगा, nl टर्न्स हो जाएगा। अब तुमको पता है कि एक टर्न से जो है सो I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक ना। तो फ्रॉम वन टर्न्स जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना, I करंट। तो NL लेंथ से कितना करंट फ्लो करेगा, NLI करंट फ्लो करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम में एक बार लूप घुसा, दूसरा बार घुसा, तीसरा बार घुसा, चौथा बार कितना बार घुसेगा, NL, और हर बार करंट कितना लेके जा रहा है, I। तो इससे टोटल कितना करंट पास करेगा, NLI। इसका मतलब सीधा सा बात ये हो गया कि जो आपका I इनसाइड हो गया, जो आपका I इनसाइड हो गया, ये I इनसाइड किसके बराबर में हो गया, NLI के बराबर में। अब देखिएगा यहाँ कि B इंटीग्रेशन ऑफ DL कितना हो जाएगा, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, और I इनसाइड कितना हो जाएगा, NL, L से L गया, और B इक्वल टू कितना बच के आया, B इक्वल टू बच के आया म्यू नॉट N I के बराबर में। यही चीज कल हम लोग उतना लेंदी मेथड से सीखे थे कि नहीं, और आज वाला मेथड आसान है। तो ये 5 नंबर में पूछता है आपसे बोर्ड एग्जाम। अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक तो कहेगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ लगा करके हमको क्या करो तुम, मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाओ आइडियल सोलेनोइड के अंदर में। तो जैसे ही बोले आइडियल सोलेनोइड, बेधरा कितनी चीजें मान लेनी है, क्या कि आइडियल सोलेनोइड इनफाइनाइट लेंथ का होगा, इसका मतलब लेंथ के रिस्पेक्ट में रेडियस बहुत छोटा होगा। दूसरा बात, आइडियल सोलेनोइड के अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक होगा, जिसे इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से हम लोग दिखाएंगे। तीसरा बात की आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n होगा, और इस n का वैल्यू जो है सो आइडियल सोलेनोइड के लिए बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत नजदीक नजदीक फेरे लपेटे हुए रहेंगे। फिर क्या करेंगे कि आप एम्पियर सर्किल लूप मानेंगे, कैसा, रेक्टेंगुलर एम्पियर्स लूप। रेक्टेंगुलर एम्पियर्स लूप में एक तो बाहर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है 0, तो टोटल 0। दूसरा ये इसके कारण परपेंडिकुलर इसीलिए 0। तीसरा ये इसके कारण भी परपेंडिकुलर इसीलिए 0। चौथा ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो खाली B से C तक के लिए जो है सो तुम्हारा आएगा कहानी कितना, B इंटीग्रेशन DL। और इस पूरे लूप के इंटीग्रेशन को हम 4 पार्ट में तोड़ दिए, 4 पार्ट में तोड़ दिए। हर पार्ट के लिए हम निकाले तो 3 पार्ट के लिए 0 आया, 1 पार्ट के लिए आया B इंटीग्रेशन। तो B इंटीग्रेशन DL किसके बराबर में बचा, म्यू नॉट I इनसाइड के बराबर में। अब हमारे पास दिया हुआ है कि एक लेंथ में n टर्न्स जा रहा है, तो L लेंथ में कितना टर्न्स जाएगा, NL। और हम जाने कि एक टर्न से I करंट बह रहा है, तो NL टर्न से कितना करंट बहेगा, यही क्या हो जाएगा, I इनसाइड लूप से बह रहा है करंट। और इसी वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो B का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, म्यू नॉट NI। तो एक तो 5 नंबर में ये पूरा पूछ देगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या क्या, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आइडियल सोलेनोइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, 0। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, तो यूनिफॉर्म होता, कितना, म्यू नॉट NI के बराबर में। तीसरा बात ये पूछ सकता है क्या कि किसी भी सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, करंट जितना बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना, करंट जितना कम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना, नंबर ऑफ टर्न्स जितना बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स जितना घटाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना घटेगा। या सब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है क्या कि आप सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड से क्या समझते हैं, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो आप सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड पूरा लिख देंगे, किन किन बातों पर डिपेंड करे, तो करंट थ्रू द सोलेनोइड और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बाकी तीसरे किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, ध्यान रखना है कि आइडियल सोलेनोइड है तो रेडियस उसके लेंथ के सामने में निग्लिजिबल होगा। बात समझ में आ गया। तो जितना अधिक करंट बहेगा वो उतना स्ट्रांग मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा, और जितना कम करंट बहेगा उतना वीक मैग्नेट के जैसा ये बिहेव करेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये था एम्पियर्स लॉ का यूज करके हम लोग कैसे किसी भी सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब कल भी एक एनालिटिकल मेथड पढ़े थे, बहुत लंबा खतरनाक कैलकुलस, आज भी पढ़े। दोनों में आसान कौन सा है, ये वाला ज्यादा आसान है, यही परीक्षा में भी पूछेगा। वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। अगर कंपटीशन में आपसे पूछ दे फाइनाइट लेंथ का कोई सोलेनोइड है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो कैसे निकाला जाएगा, तो ये आप उसके लिए पढ़ सकते हैं जहां फॉर्मूला आप पढ़े थे म्यू नॉट
आई बाई 2 cos फाइव माइनस cos फाइव 2, ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे ना। तो ये फॉर्मूला जो है सो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से हर सोलेनोइड के लिए वैलिड है। और हर सोलेनोइड में अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। आपको मैं कल ग्राफ दिखाया था कि जनरल सोलेनोइड में ऐसे टेढ़ा लाइन होता है, लेकिन अगर आइडियल सोलेनोइड कंसीडर कर लिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर में यूनिफॉर्म हो, ये मान लेना है। बात समझ में आ गई। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से, और ऑब्जेक्टिव भी आपसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक टर्न आता है क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, टोरॉइड। अब ये देखना कि ये टोरॉइड क्या होता है। तो सोलेनोइड को पकड़िए और ऐसे सर्कल के जैसे मोड़ दीजिए। टोरॉइड को पकड़िए और सर्कल के जैसे क्या करिए, मोड़ दीजिए। बन गया क्या, टोरॉइड। आपको सोलेनोइड को पकड़ना और उसको सर्किल के जैसे मोड़ देना है, बन जाएगा कि आपका टोरॉइड। देखिए कैसा बनेगा टोरॉइड। मान लीजिए ये है एक और एक ये है, और इसी को पहुंचा दीजिए इसके अंदर में, कुछ बन जाएगा ये ऐसा। और इस पूरे कहानी को आप, इस पूरे कहानी को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं। अब देखो कि इसमें क्या करें ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सुनो। ये एक नॉन इंसुलेटिंग बेस हम लोग लिए हैं। ये इंसुलेटेड बेस है, कार्डबोर्ड का बना हुआ, पेपर का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ। और इसमें क्या करेंगे कि यहां से तार लपेटना शुरू करेंगे, और ऐसे लपेटते 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 हम पहुंच जाएंगे दूसरे टर्मिनल तक। ऐसे ही लपेटते लपेटते हमको कहां तक पहुंच जाना है, दूसरे टर्मिनल तक। तो ये जो है सो सोलेनोइड से क्या बन गया, टोरॉइड। बात समझ में आ गई। ये सोलेनोइड से क्या बन गया, टोरॉइड। अब देखो कि ये ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि सोलेनोइड में ऐसे करंट देंगे और ऐसे करंट इधर से बाहर आएगा, है ना। तो ये टोरॉइड बन गया। अब इस टोरॉइड का यहाँ आपको रेडियस गिवन रहेगा कि इस टोरॉइड का रेडियस है कितना, कैपिटल आर। और इसका जो ये थिकनेस है, इस टोरॉइड का जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस भी आपको गिवन रहेगा कितना, डी। अब देखिए कि आपसे 3 रीजन में पूछ देगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगा करके। एक रीजन इस बीच वाले रीजन में, दूसरा रीजन इस बाहर वाले रीजन में, और तीसरा रीजन की सोलेनोइड टोरॉइड के बीच में। बात समझ में आ रहा है। तो तुमको याद होगा कि भाई जब किसी सोलेनोइड को काटते थे तो उसका डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते थे, इधर से करंट बाहर आएगा और इधर से करंट, ऐसे ही बनाते थे ना। तो अगर इस टोरॉइड को हम बीच से काट देंगे, ध्यान देना, टोरॉइड में ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है ना। मतलब अंदर से बाहर और बाहर से। बात समझ में आ रहा है। या फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, मतलब किसी एक एंड से बाहर आएगा तो दूसरे एंड से। बात समझ में आ रहा है। इस टोरॉइड को क्या करो, काट दो। तो इस टोरॉइड को जब काटोगे, इस टोरॉइड को जब काटोगे तो देखो कि तुमको टोरॉइड में कैसा दिखाएगा इसका जनरल डायग्राम। तो टोरॉइड का जो तुमको जनरल डायग्राम ये दिखेगा, ये कैसा है, ये जरा सा ध्यान देना कि इसी टोरॉइड का जो जनरल डायग्राम आपको दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, ये जरा सा देखिएगा ध्यान से। ये है आपका टोरॉइड, काट दिए। अब इसमें क्या होगा कि एक टर्मिनल से आपको दिखेगा कि करंट आ रहा है बाहर की तरफ, यहां से करंट आ रहा है किधर, बाहर की तरफ। और उतने ही बार करंट जो है सो यहां से जाएगा किधर की तरफ, अंदर की तरफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं। क्यों कि करंट ऐसे निकला, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे निकला, फिर ऐसे गया, ऐसे निकला, ऐसे गया, ऐसे निकला, ऐसे गया। बात समझ में आ रहा है। तो जितना बार यहां से निकलेगा उतनी ही बार यहां से अंदर भी ये जाएगा, उतने ही बार यहां से ये क्या होगा, अंदर भी जाएगा। तो टोरॉइड का 2 डायमेंशनल डायग्राम, आप करंट डायग्राम आप ऐसा देख सकते हैं कि यहां से जो है सो आ रहा है और अंदर से जो है तो करंट अंदर जा रहा है। टोरॉइड का रेडियस दिया हुआ है ये कि ये जो पोजीशन है ये है कितना, कैपिटल आर। और यहां भी अगर हम लोग आइडियल टोरॉइड के लिए बात करें तो इसमें भी कहता है क्या कि फॉर आइडियल टोरॉइड, अगर टोरॉइड आपका आइडियल है, अगर टोरॉइड आपका आइडियल है तो इसका थिकनेस जो डी है, ये डी इसके रेडियस आर से बहुत छोटा होगा।
मतलब इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस डी है वो निग्लिजिबल डिस्टेंस हो। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस डी होगा ये क्या होगा, निग्लिजिबल डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर हम लोगों को तीन रीजन में बात करना है, किस चीज का, मैग्नेटिक फील्ड का। पहला इनसाइड द सोलेनोइड, पहला बात क्या करना है, इनसाइड द सोलेनोइड। तो देखो कि पहला बात अगर हम लोग करेंगे इनसाइड द टोराइड का, इनसाइड द टोराइड, तो इनसाइड द टोराइड का बात अगर तुम करोगे तो इनसाइड द टोराइड कहीं पर पॉइंट पी लोगे यहां इनसाइड में, एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाना है दोस्त। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि एम्पियर्स लूप का सिलेक्शन करना है। एम्पियर्स लूप ऐसा होना चाहिए जो पॉइंट पी से होकर के पास करे, करंट के अबाउट सिमेट्रिक हो और क्लोज लूप बनाए। ऐसा ही लूप बनेगा कि नहीं, ये लूप क्या बन गया आपका, ये लूप आपका बन गया एम्पियर्स लूप। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स क्या होता है, आई इनसाइड। जरा सा मुझे ये बताओ कि इस लूप के अंदर में कोई करंट है क्या, अगर बाहर भी जा रहा है तो इस लूप के बाहर से, अगर अंदर भी जा रहा है तो इस लूप के बाहर से। इस लूप के अंदर में कोई करंट नहीं है, तो भैया आई इनसाइड ही जीरो है, अंदर कोई करंट ही नहीं है, इसका मतलब बी इनसाइड जो हो जाएगा, ये बी इनसाइड कितना हो जाएगा, मतलब अंदर में किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। बात समझ में आया। अगर बात करो आउटसाइड द लूप का, अगर बात करो क्या आउटसाइड द टोराइड का, तो ध्यान देना, अगर आउटसाइड द टोराइड का बात करोगे, अगर आउटसाइड द टोराइड का बात करोगे तो ध्यान देना कि आउटसाइड द टोराइड का अगर बात करोगे तो ये है अपना एक टोराइड, और इसके अंदर में, इसके अंदर में ये एक छोटा सा सर्किल, ये ऐसा, ठीक ना। इस बार अगर हम पॉइंट पी लेंगे कहीं पर, तो हमको ये बात पता है भैया कि यहां से करंट आ रही है कहाँ, बाहर, और दूसरे वाले एंड से जो करंट जा रही है वो कहाँ जा रही है, अंदर। यहां से करंट कहाँ जा रही है, अंदर। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा है। आपको ये बात दिया हुआ है क्या कि इस टोराइड का जो रेडियस है वो कितना है, आर है। अब इस बार जो हमको पॉइंट पी लेना है, तो पॉइंट पी लेना है कहीं टोराइड के बाहर में, पॉइंट पी लेना है कहां पर, कहीं टोराइड के बाहर में। फिर से हम क्या करेंगे दोस्त, फिर से हम क्या करेंगे कि एक एम्पियर्स लूप बनाएंगे, जो एम्पियर्स लूप कैसा हो मेरा, क्लोज हो, पॉइंट पी से पास करे, क्लोज हो, पॉइंट पी से पास करे, और सिमेट्रिक भी हो। तो क्लोज हो, पॉइंट पी से पास करे और सिमेट्रिक भी हो, ऐसा कुछ लूप बनेगा। इस लूप का हम लोग नाम क्या रखते हैं, इस लूप का हम लोग नाम रखते हैं एम्पियर्स लूप। अब ध्यान दीजिएगा कि जितना बार करंट यहां से बाहर आएगा उतना ही बार यहां से अंदर घुसेगा, एक ही तार तो लपेटा हुआ है, तो जितना बार करंट बाहर आएगा उतना ही बार करंट अंदर घुसेगा। तो ध्यान देना कि अगर आई इनसाइड को, अगर आई इनसाइड को हम लोग मान लें पॉजिटिव, तो आई आउटसाइड जो हो जाएगा, ये आई आउटसाइड को कैसा मानेंगे, अंदर की तरफ जो जा रहा है उसको पॉजिटिव मान ले, तो बाहर की तरफ जो जा रहा है वो कितना, नेगेटिव। और ये बात भी जानते हो कि जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही क्या आएगा, बाहर आएगा, है ना। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टोटल का आई इनसाइड का, तो आई इनसाइड जो हो जाएगा, ये आउटसाइड मत लिखो, इसको इनवर्ड और आउटवर्ड लिखते हैं हम, ठीक ना। आई इनवर्ड लिखिए इसको, और इसको क्या लिखिए, आई आउटवर्ड लिखिए, इसको क्या लिखिए, आई आउटवर्ड, ठीक ना। इसको क्या लिखिए, आई इनवर्ड, और इसको लिखिए आई आउटवर्ड। यह है कितना, इनवर्ड, अंदर वाला करंट, जितना करंट अंदर की तरफ जा रहा है उतना ही करंट इधर जो है सो बाहर की तरफ भी आएगा। ये करंट जो हो गया क्या, ये हो गया आई आउटवर्ड। अब देखिए आई इनसाइड जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आई इनवर्ड और प्लस क्या, आई आउटवर्ड, क्या ना लिखेंगे।
इनवर्ड और आउटवर्ड अपोजिट साइन का है और बराबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर से इनसाइड कितना आ गया, 0। तो भैया जब आउटसाइड द टोराइड बात करोगे तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। यहां पर भी देख रहे हैं क्या कि जो आई इनसाइड का वैल्यू है वो है कितना, मतलब बी आउटसाइड भी जो हो जाएगा वो बी आउटसाइड भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ना तो टोराइड के अंदर में कोई करंट, ना तो टोराइड के बाहर में कोई करंट। अब बीच वाले रीजन में बात करेंगे, है ना। तो बीच वाले रीजन में क्या, इनसाइड द टोराइड, टोराइड के अंदर में अगर कहीं पर पॉइंट पी है तो अगर हम लोग बात करेंगे कहां पर, यही इंपॉर्टेंट होता है क्या, इनसाइड द टोराइड अगर बात करें, इनसाइड द टोरवाइड अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कैसा सिचुएशन बनेगा। इनसाइड द टोराइड में देखिए कि ये एक टोराइड है आपका, और इस टोराइड के बारे में, इस टोराइड के बारे में आपको दे रखा है क्या, इस टोराइड के बारे में आपको दे रखा है क्या कि इस टोराइड का जो इंटरनल पोजीशन है वो है ऐसा और एक्सटर्नल पोजीशन ये है कुछ ऐसा। आपको ये बात पता है कि इस टोराइड में यहां से करंट आना है बाहर और यहां से करंट किधर जाना है, अंदर। यहां से करंट किधर जाना है, अंदर। तो इस पूरे लूप से बाहर वाले एज से करंट आ रहा है किधर, बाहर की तरफ। एक लूप से आई करंट बह रहा है, ये बात आपको पता होगा, एक लूप से आई करंट बह रहा है। और इसमें भी आपको दिया हुआ है कि इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो कितना है, स्मॉल एन। हमेशा जब भी सोलेनॉइड या टोरॉइड आपको दिया हुआ रहेगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको स्मॉल एन का वैल्यू दिया ही दिया रहेगा। ध्यान देना कि आइडियल टोराइड है, इसका रेडियस है आर, और इसका ये पॉइंट पी इस बार हम लोग लिए कहीं पर यहां। बात समझ में आ रहा है। इसका थिकनेस ये दिया हुआ है डी, लेकिन हमको डी के बारे में ये पता है कि डी इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा है तो डी या आर प्लस डी में कोई अंतर नहीं होगा। अब देखो कि इस बार जो एम्पियर्स लूप बनाएंगे वो एम्पियर्स लूप कैसा बनेगा, बनेगा ऐसा कुछ एम्पियर्स लूप। अब देखिए कि ये जो अपना एम्पियर्स लूप बना, ये जो अपना एम्पियर्स लूप बना, इस एम्पियर लूप में जो आउटवर्ड करंट है वो लूप के बाहर है, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो इनवर्ड करंट है वो लूप के अंदर है। तो इस बार आई इनसाइड 0 नहीं होगा। तो आई इनसाइड 0 नहीं होगा तो भाई साहब लगाते हैं फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या कहता है, बाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो आपका आएगा वो बी डॉट डीएल कितने के बराबर में आएगा, म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि इसके बारे में हमको पता है क्या, कि इसके बारे में हमको पता है क्या कि अगर यहां पर हम लोग लूप के डायरेक्शन का बात करें छोटे से डीएल का, तो डीएल कैसा आएगा, टेंजेंशियल। और अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो करंट अंदर जा रही है, अंगूठा ऐसे बंद करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी किधर आएगा, नीचे की तरफ। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर लिखोगे क्या, इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस कितना, 0 डिग्री इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखिए फिर से यहां पर बी कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बच जाएगा और ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर में बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। क्यों कि देख रहे हैं यहां से यहां तक रेडियस आर है, तो मैं क्या बोला, आर प्लस डी भी आर के बराबर ही रहेगा। क्यों कि बहुत छोटा है, कोई फर्क पड़ना। तो इस पूरे एम्पियर्स लूप का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर में, इक्वल टू कितना, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। अब ध्यान दीजिएगा कि हमको आई इनसाइड का वैल्यू निकालना है। तो आप जान रहे हैं क्या कि यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स, एन टर्न्स, ठीक ना। तो वन लेंथ में कितने टर्न्स, वन लेंथ में एन टर्न्स है। तो 2 पाई आर लेंथ में, तो 2 पाई आर लेंथ में जो है सो 2 पाई आर एन टर्न्स हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं? अब देखना कि 1 टर्न्स में जो है, तो 1 टर्न्स में करंट कितना है, आई करंट है, तो 2 पाई आर एन टर्न्स में जो है तो कितना करंट हो जाएगा, 2 पाई आर एन आई, 2 पाई आर एन इंटू आई। अब देखो कि 2 पाई आर लेंथ से जितना करंट बाहर अंदर जा रहा है वही लेंथ तो आई इनसाइड है। इसका मतलब ये जो आई इनसाइड हो जाएगा, आई इनसाइड हो जाएगा कितना, 2 पाई आर एन इंटू आई। इसमें वैल्यू रखिएगा तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू आ जाएगा कितना, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड के जगह पर 2 पाई आर एन इंटू आई, 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म, b इक्वल टू कितना बचेगा, म्यू नॉट एन आई। सर ये तो जबरदस्त चीज है, यही चीज तो सोलेनॉइड के कारण भी आया था, है ना, यही चीज तो सोलेनॉइड के कारण। तो ध्यान से देखो ना, टोराइड भी तो सोलेनॉइड ही है, बस क्या किया, पकड़ के मोड़ दी, है ना। लेकिन तब जो बीच में रीजन बनेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना, बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना, क्योंकि आई नेट 0 है, लेकिन इसके बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा, टेंजेंशियल होगा। कैसा होगा, टेंजेंशियल। तो इसके बीच में भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, इसके बीच में भी कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म, लेकिन सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसा, ये देखो। तो अगर इसके अंदर तुमसे कोई आदमी पूछ दे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, अब देखो कि इसके अंदर अगर कोई आदमी तुमसे पूछ दे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जरा सा ये सोचो कि ये है अपना टोराइड, ये है टोराइड, इधर से जो है, तो इधर से जो है सो आपका करंट आ रहा है बाहर, और इधर से जो करंट जा रहा है वो किधर, अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है देखो, ये अंदर जा रहा है तो ऐसे, है ना, अंदर जा रहा है तो अंदर वाले के कारण ही तो बन रहा था, बाहर वाले के कारण तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल टेंजेंशियल ऐसे पूरा सर्कल बन जाएगा। तो जो इसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कुछ ऐसा, इसका डायरेक्शन रहेगा कुछ। फिर दूसरा लाइन भी इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस रहेगा ऐसा, इसका भी डायरेक्शन रहेगा कुछ। तीसरा भी लाइन कैसा, ऐसा, और इसका भी डायरेक्शन बनेगा कुछ ऐसा। तो यहाँ भी b इक्वल टू 0, यहाँ भी b इक्वल टू कितना, लेकिन इस रीजन में जो है तो b इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, जो डिपेंड करेगा कि इसके अंदर करंट कितना है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं। तो यहाँ टोराइड और सोलेनॉइड की ये कहानी हो जाती है आपकी समाप्त। मैं टोराइड का डेफिनेशन नहीं लिखा हूँ, आप लोग इसको लिख लेंगे कैसे, तो आप लोग इसको लिखेंगे कैसे ये ध्यान दीजिएगा कि आप दीजिएगा क्या कि किसी सर्कुलर नॉन इंसुलेटिंग बेस पर जब हम वायर को फेरों में लपेट देते हैं तो बन के तैयार क्या हो जाता है अपना टोराइड। टोराइड को जब काटेंगे तो एक तरफ से करंट बाहर आएगा, दूसरी तरफ से अंदर जाएगा। तो इधर से बाहर आया, इधर से अंदर गया, बाहर वाले को डॉट से दिखाए, अंदर वाले को क्रॉस से दिखाए। फिर 3 रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, अंदर, इसके बीच में और बाहर। अंदर बाहर 0 हो गया क्योंकि आई इनसाइड कितना था, बीच में म्यू नॉट एन आई आया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया। कहानी टोराइड की समाप्त। आइडियल टोराइड का बात करना है, ठीक ना। तो आइडियल टोराइड में जो इसका थिकनेस रहेगा d, ये इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या रहेगा, बहुत नेग्लिजिबल रहेगा, जिस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है इतनी कहानी। तो आज के लिए इतना काफी है, अगले दिन अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अब फोर्स वाली टॉपिक आप लोग इतना पढ़ के आइएगा, बोर्ड के लिए ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड और टोराइड। कभी कभी पूछता है लेकिन अधिक नंबर में पूछते हैं, इसीलिए इस पर काम कर लेना है, ठीक है। चलो।